साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, कवि और लेखक से। इनका नाम है किशन लाल जी। किशन लाल जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी, आपके इस लोकप्रिय चैनल को देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज हम इनसे डिटेल में बातचीत करेंगे, इनकी लेखनी के बारे में, इनके साहित्य के बारे में विस्तार में आज हम बातचीत करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इनकी चींटियों की वापसी नाम से एक उपन्यास आई थी, वो काफ़ी चर्चित हुई। उसके बाद और भी उपन्यास आई मार्केट में और वो भी चर्चा का विषय रही हैं। और ये ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और हम विस्तार से अब इन्हीं से पूछ लेते हैं, इससे पहले कि मैं और कुछ आपको बताऊं। तो किशन लाल जी, आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी जो शुरुआती पढ़ाई लिखाई है कहाँ पर हुई है? सर, मेरा जन्म धमतरी ज़िले के नज़दीक के गांव देमार में हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तो गांव में ही हुई है। उसके बाद फिर हायर सेकेंडरी से लेकर स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मैंने धमतरी कॉलेज से प्राप्त की। और उसके बाद फिर 1 साल तक बीएड करने के लिए रायपुर आया। तो इस तरह मेरी शिक्षा दीक्षा भी एमए बीएड तक मैं शिक्षित हूँ। ठीक है। आप कई प्रतिष्ठान में भी रहे हैं, देशबंधु में आपने काम किया है, आपने नव भारत में भी काम किया है। तो जो आपका जो पहला कविता संग्रह आपका जो प्रकाशित हुआ, तो मैं चाह रहा हूं कि आप ये बताइए कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका इस लिखने का जो रास्ता है, जो साहित्य रचने का रास्ता है, इस तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? सर, ये मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि मेरे घर में कोई शिक्षित व्यक्ति नहीं। मेरे एक बड़े भैया मात्र 4वीं कक्षा तक ही पढ़े हैं। उसके बाद फिर मेरे परिवार का कोई भी सदस्य पढ़ा लिखा नहीं है। तो मेरी पढ़ने की इच्छा किस तरह हुई या पढ़ने लिखने की रुझान कैसे हुआ, मैं इस पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। चूँकि मेरे भैया पत्र पत्रिकाएं और उपन्यास के शौकीन थे, जिसे हम आजकल तथाकथित लुब्धि साहित्य कहते हैं। वो खूब पढ़ते थे, जैसे गुलशन नंदक के उपन्यास, रानू, मनोज और जेम्स हेडली चेज, इस तरह के लेखकों को। और वो नियमित रूप से मायापुरी फिल्मी पत्रिका खरीदते थे। और अच्छी अच्छी फ़ोटो देखने के लिए वो उस समय जो सोयत संघ था, विक्टर नहीं हुआ था, तो सोयत संघ करके एक पत्रिका आती थी। इसमें बढ़िया चिकना पन्ने रहते थे, चिकने पन्ने और बढ़िया बढ़िया फ़ोटो। तो फ़ोटो देखने के लिए वो लेते थे। तो साथ में क्या करते थे, वो मेरे लिए भी चंदा मामा, चकमक, पराग जैसी पत्रिकाएँ लाते थे। तो इस तरह से मेरी पढ़ने की रुचि जागी। और मैं अपनी पत्रिका के अलावा जब वो घर में नहीं रहते थे चुपके से, तो उन उपन्यासों को भी पढ़ लेता था। तो इस तरह से मैं 4वीं-5वीं कक्षा से ही ये सब उपन्यासों से मैं परिचित हो चुका था। लेकिन मुझे उस समय तक ये नहीं मालूम था, मैं तो केवल शौक के लिए पढ़ता था और अच्छा भी लगता था। लेकिन उस समय तक मुझे ये नहीं मालूम था कि ये मुख्य धारा का साहित्य नहीं है, ये केवल मनोरंजन के लिए या एक खास किस्म के अपराध के वर्णन करने के लिए इस तरह के उपन्यास लिखे जाते हैं। तो लेकिन मुझे उस तरह का कोई होश नहीं था, फिर भी मैं पढ़ता था। 8वीं कक्षा में उस समय था, तो मुझे पता नहीं कहीं से प्रेमचंद का उपन्यास कर्मभूमि मिल गया। शायद भैया कहीं से मांग कर लाए थे। तो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने अब तक जो पढ़ा है या जिस तरह के साहित्य भैया पढ़ते हैं वो फालतू है, और ये सही में साहित्य इसी तरह लिखना चाहिए। तो इस तरह से फिर बाद मैं उसी समय से सोचता था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं भी इस तरह कुछ लिखने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ऐसा करके। तो ये मेरी पढ़ने लिखने की रुचि की शुरुआत मेरी कुछ इस तरह से हुई। मतलब घर में ही आपको इस तरह से माहौल मिला कि
बिना मतलब आपको पढ़ने के लिए जो मिला जो साहित्य, उसी साहित्य से आपको एक प्रकार से प्रेरणा मिली, ये कहा जा सकता है। हाँ जी जी, मुझे प्रेमचंद के कर्मभूमि से प्रेरणा मिली कि सही साहित्य ये है, और मैं ये जो पढ़ता था वो इस तरह का नहीं है ऐसा। हाँ जी हाँ, मतलब जो साहित्यिक उपन्यास है और एक लोकल टाइप का उपन्यास एक अलग होता है, जो कि वो उस तरह से मुद्दों को नहीं उठाता, लेकिन जो साहित्यिक उपन्यास है वो मुद्दे और चीज़ों को वो बहुत बेहतर ढंग से पेश करता है। जी, जी, जी। आप ये कहना चाहते हैं। तो आपने पहला आपका जो है कविता संग्रह आपका प्रकाशित हुआ, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को थोड़ा से इसके बारे में बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल मैं 11वीं 12वीं कक्षा के आसपास मैं ऐसी तो बंदी कविताएं लिखने लगा था, और मेरे गांव में एक और साहित्यकार हैं कुमेश्वर कुमार, वो बड़े अच्छे रंगमंच कलाकार हैं और कवि हैं। तो मैं कुछ कुछ लिखता था तो उनको दिखाता था कि देखो मैंने कविता लिखी है, कैसी है। तो क्या कहते थे, मेरी भाषा को सुधारते थे और कुछ कुछ अपनी तरफ से जोड़ देते थे और मेरा लिखा काट देते थे, या फिर ऐसा लिखो करके बताते थे। तो इस तरह से मैं उनसे कविता कैसे लिखते हैं ये मैं सीखने की कोशिश करता था, लेकिन वो बराबर याद दिलाते रहते थे कि लिखना अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपको पढ़ना। तो वो कहते थे कि जितना ज़्यादा हो सके अभी पढ़ो और चीज़ों को समझो, कौन कौन कवि लेखक किस तरह लिख रहे हैं, कि कैसी भाषा शैली है उनकी, और किस विचारधारा को लेकर वे लोग रचनाएं कर रहे हैं, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और उसके बाद फिर अपने आप तुम में वो एक सोच पैदा होगी कि कविताएं इस तरह से लिखी जाती है, ऐसा करके। तो इस तरह से छुट फुट मैंने लिखना शुरू किया। फिर को कॉलेज मैगजीन निकलती थी, उसमें मैं भेजता था। लेकिन वो ये भी कहते थे, कुमेश्वर कुमार जी ये भी कहते थे कि अगर कोई ठीक ठाक बने तो किसी अखबार में भेज दिया करो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो छपेगा, लेकिन अपने को भेजने में क्या है। इससे आप एक तो अभ्यास बना रहेगा। तो मैं उनकी बात को मानता था ज़्यादा से ज़्यादा, और उन्हीं के पास से मैं किताबें भी लाता था पढ़ने के लिए, और कुछ कॉलेज की लाइब्रेरी से निकाल के लाता था। और तो मेरी पहली कविता जो है वो नवभारत में छपी थी, नवभारत रायपुर में। उसके बाद फिर मैंने देशबंधु में भेजा, तो 4-5 बार तो मेरी कविताएं छपी ही नहीं, उसके बाद फिर छपी। तो इस तरह से फिर मैंने धीरे धीरे अखबारों में कविताएं भेजना शुरू किया, और कुछ पत्रिकाओं में। तो मेरी शुरुआती जो रचनाएं हैं वो अखबारों के माध्यम से ही सामने आई, और उसके बाद फिर संयोग से एक बार मैंने आकाशवाणी में कुछ कविताएं भेज दी थी। तो पहली बार में ही आकाशवाणी रायपुर वालों ने मुझे कविताएं पढ़ने के लिए बुलाया, तो युवानी में मैंने काव्य पाठ किया था। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो उसके बाद मेरा करीब 7-8 साल के बाद जब मेरे पास कुछ कविताएं हो गई, तो मैंने सोचा कि इसको प्रकाशन के लिए कहीं भेजना चाहिए। तो हालांकि उस समय बहुत कोई प्रौढ़ रचना मैं नहीं लिखता था, या बहुत गंभीरता नहीं रहती थी, फिर भी लगता था कि ठीक ठाक कविताएं बन गई है। तो इस तरह से मैंने एक संग्रह तैयार किया, और मैंने 2-3 प्रकाशकों को भेजा। उसमें उद्भावना प्रकाशन वालों ने मेरी कविताओं का एक संग्रह, उसका नाम है जहाँ कवि होगा, वहाँ से प्रकाशित हो गया। उसके बाद फिर मैं कई और कविताएं लिखने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन रही थी। अब यहाँ से मेरे गद्य लेखन की शुरुआत होती है। जिस तरह से मेरे मन में बेचैनी होती थी अपने समाज को लेकर, अपने परिवेश को लेकर, तो वो मैं कविताओं में अपनी बात को नहीं कह पा रहा था। और इसके बाद मेरे जीवन में अध्यापन को लेकर, या अध्यापन को लेकर ये जो टर्निंग पॉइंट जो आया, या बदलाव आया, वो हंस पत्रिका से आया। राजेंद्र यादव जी जो निकालते थे हंस, उसमें जिस तरह की कहानियाँ आती थी, खासकर दलित चेतना को लेकर और महिला संघर्ष को लेकर, या महिला विमर्श को लेकर, तो मुझे लगा कि यार ये सही पत्रिका है जिसे मुझे नियमित पढ़ना चाहिए। और उस समय राजेंद्र यादव जी
दलित चेतना के साहित्यकारों को लगातार, कहानीकारों को लगातार छाप रहे थे, तो उससे मुझे लगा कि मैं अब तक जितना पढ़ रहा हूँ या मैंने जितना पढ़ा या जिस तरह से मैंने लिखा वो उसका कोई मूल्य नहीं है। दरअसल मुझे तो इस तरह लिखना चाहिए जो हंस में प्रकाशित हो रही है कहानियाँ। तो और ख़ासकर दलितों को लेकर तो फिर मन में अब बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। अब चूंकि मेरे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे थे वो मैं अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ये मेरी कमजोरी है कि कह सकते हैं कि कविता मुझसे सध नहीं रही थी। तो फिर मैंने गद्य पर अभ्यास शुरू किया, फिर धीरे धीरे करके इस तरह से मैं लिखता गया। तो फिर मैंने पहला अपना प्रयास किया उपन्यास लिखने का, किधर जाऊं। तो एक किधर जाऊं एक चर्मकार समाज है जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ में मोची समाज कहते हैं, उस पर केंद्रित मैंने उपन्यास लिखा और उसका नाम किधर जाऊं। तो ये शुरुआत हुई। जी किशन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अपने नौकरी की भी शुरुआत जो है वो पत्रकारिता क्षेत्र से आपने शुरू किया है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि नवभारत के पहले आप देशबंधु में थे और वहाँ इसकी शुरुआत हुई। तो ये क्या कोई इंसिडेंट है कि आपको साहित्य के क्षेत्र में जाना था इसीलिए आपने देशबंधु ज्वाइन किया, या फिर इसके पीछे और कोई दूसरा कारण? नहीं, आपका प्रश्न बढ़िया है और मुझे खुशी होगी कि मैं इसका जवाब दूं। दरअसल मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में अचानक ही आया, जैसा कि आपने कहा एक्सीडेंटल। मैं दरअसल शिक्षक बनने के लिए आपने पढ़ाई, हाँ मैंने पढ़ाई की। मैं शिक्षक, मेरा शुरू से सपना रहा है कि मैं शिक्षक बनूं, इसीलिए मैंने बीएड की पढ़ाई की। और मैंने कुछ वर्ष मैंने पढ़ाया भी है 4-5 हायर सेकेंडरी स्कूलों में। जैसे मैंने केंद्रीय विद्यालय दुर्ग में पढ़ाया है, जवाहर नवोदय विद्यालय बुराई में पढ़ाया है, गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में 2 साल पढ़ाया है, और एक और हायर सेकेंडरी स्कूल जो मेरे गाँव के बगल में है वहाँ भी पढ़ाया है। तो मैं तो शुरू से शिक्षक ही बनना चाहता था, लेकिन कुछ इस तरह की घटनाएं हुई तो मैंने शिक्षण का काम छोड़ दिया। दरअसल उस समय वो जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति में ये शिक्षाकर्मी जो भर्ती हुई, मैं उसके खिलाफ था। क्योंकि उस समय जब ये शिक्षाकर्मी की भर्ती जब शुरू हुई तो उसमें बीएड डीएड वालों को कोई प्राथमिकता नहीं दी। तो मैंने कहा जब मेरी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है कि जो 12वीं कक्षा जो पास है ठीक है वो मेरिट में है तो वो शिक्षाकर्मी की नौकरी करने लग गए हैं, और मैं एमए बीएड होकर भी प्रशिक्षित होकर भी मेरी नौकरी नहीं लग रही है, तो ये तो फालतू है, मेरी डिग्री कोई मतलब का नहीं है। तो फिर मैंने तो अपने तमाम सर्टिफिकेट धमतरी के कलेक्टोरेट में ही जमा कर दिए, और अभी तक मैंने उसको वापस भी नहीं लाया। और उसके बाद संयोग से अक्षर पर्व विशेषांक में पढ़ रहा था, तो उसमें करीब 10 प्रश्न वाली लेखकों के लिए दिए गए थे, जिनके जवाब तो सब भेजे थे। तो अक्षर पर्व में जो सवाल थे उसको लेकर मैंने एक लंबा पत्र लिखा था ललित सुरजन जी को, और उसमें कुछ मेरी सहमति थी और कुछ असहमति भी थी। तो बाद में करीब महीने भर बाद में ललित सुरजन जी ने मुझे बुलाया पता करके कि कहाँ है, क्या कर रहा है लड़का, ऐसा करके। फिर वो बुलाया, फिर मैं गया तो बोले कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कि गांव में रोजी मजदूरी कर रहा हूँ, तो तुम देशबंधु क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते? तुम्हारा लिखना पढ़ना तो मुझे मालूम है, तुम्हारी हिंदी भी ठीक ठाक है, कम से कम अखबार के लिए तो बिल्कुल सही है, तो यहीं से काम शुरू कर दो करके। तो मैंने कहा कि बिल्कुल कर लेता हूँ। तो बोले कि कल से ही ज्वाइन कर लो करके। तो इस तरह से अचानक फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया, नहीं तो मैं मूलतः शिक्षक बनने के लिए ही था। जी तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए तो आपके लेखन में तो इसके बाद आपने जो साहित्य लिखा तो, और इसके पहले जो साहित्य लिखा आपने, तो उसमें क्या अंतर था? मतलब आप देशबंधु ज्वाइन किए, देशबंधु कहें या कोई भी समाचार पत्र जिसमें आपने ज्वाइनिंग किया, और उसके बाद आपने लिखा, तो क्या आपको महसूस हुआ, क्या आपके साहित्य में समृद्धि आई? मैं चाहता हूँ कि ये हमारे दर्शकों को जी मैं बताना चाहूँगा
कि जैसा मैंने कहा कि हंस पत्रिका और उसी विचारधारा की और पत्रिकाएं मैं पढ़ता था, और वो मुझे लगता था कि जिस तरह से साहित्य रचा जा रहा है वो एक बड़े वर्ग को लेकर नहीं रचा जा रहा है। बड़ा वर्ग का मतलब मेरे यहाँ ये बहुजन वर्ग। जिस तरह से हमारा बहुजन वर्ग इतना विशाल है, विस्तृत है, लेकिन उस समाज के लिए, उस समाज से या इतर उतना लेखन नहीं हो रहा है, और न ही हमारी या बहुजनों की समस्याएं सामने आ रही है। मतलब उनकी आवाज़ जो है वो सामने नहीं आ बिल्कुल नहीं आ रही, और जो लिख रहे हैं बहुत कम लोग हैं, और खासकर मराठी से आए हैं। जैसे मराठी मैंने साहित्य अनुवादित जो पढ़ा है, जैसे मैंने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को पढ़ा, शरण कुमार लिम्बाले को पढ़ा, दया पवार को पढ़ा, सूरजपाल चौहान को पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये सही साहित्य है, खासकर हमारे बहुजन समाज के लिए, जो बहुत प्रमुखता से हमारी समस्याओं को, चाहे वो आत्मकथा के रूप में हो, चाहे उपन्यास के रूप में या कहानी के रूप में रख रहे हैं। तो मुझे लगा कि यही सही है और मुझे भी यही मार्ग अपनाना चाहिए या चुनना चाहिए। तो फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के साहित्य को पढ़ना शुरू किया, और उसके बाद देखा कि ठीक है, जो लेखक है वो लिख ही रहे, लेकिन मैं अब जब अपने छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखकर देखा तो मुझे गिनती के ही लेखक दिखे, जिसमें सबसे पहला नाम तो आपका ही आता है, क्योंकि अब जिस समय मैं अखबार में नौकरी नहीं कर रहा था तब से भी मैं आपके नाम से परिचित था और आपके लेखन को पढ़ता था। तो मुझे लगता था यार कि ये जो इक्के दुक्के लोग हैं जो सही मायने में अपने समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने समाज की समस्याओं को सामने रख रहे हैं, बल्कि इसके अलावा जिसे हम मुख्य धारा का साहित्य कहते हैं, चाहे वो पंत हो, निराला हो, प्रेमचंद हो, और इस परंपरा में बहुत सारे लेखक हैं, और उनके यहाँ उनके उपन्यासों में या उनकी कविताओं में या उनकी रचनाओं में इस तरह की दलित चेतना या महिला चेतना कहाँ उभर कर आती है। तो मैं कहा कि ठीक है, पढ़ने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए इस तरह के साहित्य तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी समस्याओं को नहीं उभार पा रहे हैं, और ये काम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से मेरी विचारधारा भी बदल गई, और उसके बाद फिर मैं डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ा, बाबा साहब जी को पढ़ा, छिटपुट पढ़ा, मैं कोई बहुत उनका पूरा नहीं पढ़ पाया हूँ। और उसके बाद फिर संयोग से मेरे हाथ लग गई एक किताब, गुलामगिरी, अच्छा, ज्योतिराव फुले जी की। और मैं कहा कि ये क्या है भाई, ये अरे साहित्य तो फिर ये है। तो फिर इस तरह की किताबों को मैं ढूंढ कर कहीं मांग कर, या जैसे कि कोई किसी परिचित के यहाँ अगर मुझे दिख जाए तो भाई मुझे पढ़ने के लिए दो, या फिर पुस्तक मेले में अगर इस तरह की किताबें आए तो खरीद कर पढ़ लूँ। इस तरह से फिर मैंने पढ़ा, तो लगा कि यही लोग हमारे सच्चे लेखक हैं, और मुझे इन्हीं लेखकों को पढ़ना है, और इन्हीं की विचारधारा, इन्हीं के मार्गदर्शन में चलते हुए मुझे भी अपने समाज की समस्याओं को इसी ढंग से प्रस्तुत करना है। तो फिर इस तरह से मैंने आगे लिखना शुरू किया। जैसा इसका दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, मेरे उपन्यास, दूसरा उपन्यास चींटियों की वापसी। चींटियों की वापसी दरअसल अभी जो नवा रायपुर बसा है, नई राजधानी बसी है, तो उसके विस्थापन की पीड़ा है। और उस समय मैं नव भारत में था, इस मोहल्ले में मैं रहता था। उस मोहल्ले में नवा रायपुर बसाहट के लिए जो विस्थापित गांव हैं, उनके कई परिवार पुराने सिटी में आके बस गए थे। तो उनकी पीड़ा को मैंने देखा कि कैसे जब किसी का घर द्वार छूट जाता है, खेत खलिहान छूट जाते हैं, और एक अजनबी की तरह जब उस शहर में आके भीड़ में गुम हो जाते हैं, उनका पूरा वो सब खत्म हो जाता है, तो उनकी पीड़ा कैसी रही होगी। तो उनसे मैं मिलता था, तो मुझे लगता था कि यार ये बहुत बड़ी समस्या है, और ख़ासकर विस्थापित जो हुए हैं उसमें भी तो बहुजन दलित समाज के अधिकांश गाँव ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो फिर मैंने करीब 10-15 बार तो मैं उस इलाके में गया, देखा कि क्या क्या गुजर रहा है, मतलब लिखने से पहले। हाँ, तो उस समय नई राजधानी का काम शुरू हो गया था, और बहुत कुछ निर्माण हो गया था। अब निर्माण के नाम पर क्या, एक तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर लंबी चौड़ी सड़कें हैं।
तो फिर मैं लगातार उस क्षेत्र का दौरा करता रहा और मैं अखबार में, चूंकि मेरे लिए अच्छा फ़ायदा ये होता था कि मैं शाम को दफ्तर जाता था अखबार और रात को काम करता था, दिन भर खाली रहता, तो मैं दिन का उपयोग मैं उस क्षेत्र में घूमने के लिए करता था। पहले देखा, फिर कुछ पात्रों से मिला और फिर सब कुल मिलाकर फिर मैंने कहा कि इसको मुझे उपन्यास के रूप में दर्ज करना चाहिए। तो फिर चींटियों की वापसी मैंने शीर्षक दी और फिर पूरा लिखा। करीब 1.5 साल मुझे लगे उस उपन्यास को लिखने में। जब वो मेरा उपन्यास आया तो चर्चा में तो आया ही, कई लोगों ने मांग कर पढ़ा, कुछ लोगों ने खरीद कर भी पढ़ा और गोष्ठियाँ भी हुई। हम लोग आप लोगों ने गोष्ठी की। तो ऐसे ही एक दिन मुझे किसी ने पूछा यार कि आपने इसके उपन्यास में पात्र चींटियों को क्यों रखा है, इसका भावार्थ क्या है करके। तो मैंने कहा कि भाई हमारा दलित समाज भी तो ऐसे ही चींटियों के समान है, कीड़े मकोड़े के समान तो लोग समझते हैं, और हमारी समस्याओं को तो ये लोग उठाते नहीं। तो जब चींटियों की समस्या है, अब चींटियों की समस्या को कोई दूसरा नहीं उठाया तो चींटियां खुद अपनी समस्या बताएंगी। तो मैंने इसीलिए पात्रों के नाम चींटियों पर रखे और अपनी चींटियां ही अपनी कहानी बता रही हैं। तो कुल मिलाकर ये इस तरह का इसका भावार्थ निकलता है कि जो चींटियां है वो दलित, शोषित, पीड़ित तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका ये उपन्यास जो है मैंने पढ़ा है, और साथियों मौका लगे तो आप भी इस उपन्यास को पढ़िए, बड़ा ही रोचक है और बहुत सारी बातों को वो उठाता है, बहुत सारे मुद्दों को ये उठाता है उपन्यास। तो इसके बाद कौन सा उपन्यास लिखा आपने किशन लाल जी? हाँ, इसके बाद मैंने, हालांकि इसकी शुरुआत मैंने कर दी थी। ये उपन्यास हमारे पास हाँ, ये है आलेख संग्रह, नंदिनी केहस तमोर गाँव देमार। इसमें दरअसल जब मैं अखबारों में काम करता था तो बीच बीच में दिखा दे हम दर्शकों को, बीच बीच में मैं आर्टिकल लिखा करता था। तो और कुछ छत्तीसगढ़ी में भी लिखने की कोशिश करता था, व्यंग्य कहानियां। तो उसका एक मिला जुला संग्रह है ये, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ, दोनों का है। दोनों, इसमें कुछ व्यंग्य कहानियां भी हैं छत्तीसगढ़ी में भी और हिंदी में भी, और अधिकांश लेख हैं जो जनसत्ता, पायनियर और नवभारत आदि अखबारों में प्रकाशित हुए ये। और उसके बाद है ये मेघा के बरसे और महतारी के परोसे। ये है उपन्यास छत्तीसगढ़ी कहावतों और मुहावरों को लेकर। ये कौन सी भाषा में है? ये छत्तीसगढ़ी में है कि मिक्स है? ये मिक्स है। इसके पात्र जो है वो हिंदी में बात करते हैं। अब चूंकि छत्तीसगढ़ी कहावतों का विश्लेषण करना है, मुहावरों का, तो कहावतें और छत्तीसगढ़ी में ही है या मुहावरे, लेकिन उसका विश्लेषण हिंदी में किया गया है। ये इसलिए किया गया ताकि जो गैर छत्तीसगढ़ी भाषी हैं वो भी छत्तीसगढ़ की लोकोक्तियों और मुहावरों को समझ सके और जान सके उसका अर्थ क्या है। तो ये दादा और पोते के संवाद के रूप में ये लिखा गया उपन्यास है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब और किताब के बारे में बताइए। और अभी एक प्रेस में है, ये कहानी संग्रह है, मुट्ठी भर धूप अर्पण। इसमें 13 कहानियों का ये संग्रह है। ये जो कहानियाँ, कवर पेज है मेरे ख्याल से आ गया है। जी तो आपने सोशल मीडिया पर मैंने अभी डाला था। वो कुछ करीब 15 महीने के भीतर वो किताब छपकर आ भी जाएगी। सर्वप्रिय प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हो रहा है वो संग्रह। उसमें 13 कहानियाँ हैं और ये लगभग सभी कहानियाँ आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित हैं। अरे वाह जी। और क्या है, मैं कम से कम 15 बार तो कहानियाँ पढ़ने के लिए जा चुका हूँ आकाशवाणी रायपुर। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना इसका एक छोटा सा संग्रह निकाल दिया जाए। और कहानी बहुत साधारण सी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी मीडिया की एक सीमा होती है, बहुत आक्रामकता के साथ वो पेश करते। तो बिल्कुल अपने आसपास के परिवेश, मतलब ये है कि कहानियां आपने जो है वो आकाशवाणी के हिसाब से जी आप कहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी मालूम है जी कि अलग अलग प्रतिष्ठान होते हैं और उनका एक अपना नियम होता है। तो किसी खास अगर प्रतिष्ठान के लिए लिखना है, हंस के लिए एक अलग नेचर
नेचर की कहानियां चाहिए, जी जी, है ना। जी। आकाशवाणी के लिए कुछ अलग नेचर की, दूसरी और दलित पत्रिकाओं के लिए कुछ अलग, ये बात तो सही है। तो किशन लाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे अगर दर्शक चाहेंगे कि वो किताब लेना चाहें तो कहाँ उनको उपलब्ध हो पाएगी ये किताबें? एक तो मेरे जो 2 उपन्यास आए हैं वो दोनों का वो प्रकाशन बंद हो चुका है। लोकोदय प्रकाशन लखनऊ वो बंद हो चुका है, और मेरे पास भी बहुत कम प्रतियां बची है। मेरे पहले उपन्यास की तो एक भी प्रति नहीं बची। चींटियों की वापसी की कुछ प्रतियां हैं, और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मेरे दोनों उपन्यास किसी दूसरे प्रकाशन से आ जाए तो फिर उस प्रकाशक के पते से या फिर मेरे पते से लोगों को उपलब्ध हो जाए। और जहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यही सर्वप्रिय प्रकाशन से ही मेरे दोनों उपन्यास नए सिरे से फिर छपकर आ जाए तो फिर लोगों को और आसानी से उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी कि फिर से वो उपन्यास जो है मार्केट में आ जाए, ताकि लोग उसको पढ़ सकें और जान सकें कि कैसा कुछ लिखा जा रहा है, नई प्रतिभाएं किस प्रकार से काम कर रही हैं। हालांकि ये बहुत लंबे समय से लिख रहे हैं, इनको नई प्रतिभा बोलना मेरा ख्याल है कि बहुत गलत होगा। तो कविताओं के ऊपर आपने शुरू में लिखा, तो क्या कविताएं आपने लिखना बंद कर दी कि कविताएं प्रकाशित नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने कविताएं लिखना बंद कर दिया। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये छत्तीसगढ़ी में भी लिखना मैंने बंद कर दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्यों मैंने प्रयास किए, मेरी कुछ कहानियाँ आई हैं, कविताएं और व्यंग्य भी आए हैं छत्तीसगढ़ी में, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास वो शब्दावली नहीं है जिसमें मैं अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। मेरे लिए हिंदी ही ठीक है, और हिंदी में मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ और हिंदी में ही मैं लिख पाता हूँ। जबकि मेरी मातृबोली छत्तीसगढ़ी है, मैं अपने रहन सहन और सब में छत्तीसगढ़ी का ही इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन लेखन में छत्तीसगढ़ी में मैं फेल हूँ। जी, नहीं लिख पा रहा हूँ, कहिए आप, कहना अनुचित होगा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे इस एपिसोड में हम उन तमाम का जो कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको हम लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और ये खास हम किताब के ऊपर भी एक एपिसोड को लेकर के आते हैं आपके लिए। तो इस पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में हम किताब के बारे में भी साथ साथ बातचीत कर रहे हैं, और तमाम वो सूचियाँ मैं इस डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, ताकि अगर आप कोई किताब लेना चाहें या संपर्क करना चाहें किशन लाल जी से, तो आप संपर्क कर पाएंगे। तो किशन लाल जी, जाते जाते मैं जानना चाहूँगा कि अभी नया क्या लिखने का प्लान है, क्या करने जा रहे हैं? कुछ अगर हो ऐसा जो कि आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो बड़ी अच्छी। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा। हालांकि मेरा अध्यापन काल बहुत अल्प समय का रहा है, लगभग 5 साल ही मैंने पढ़ाए हैं, और उन 5 वर्षों में एक शिक्षक के रूप में जो मुझे अनुभव मिले हैं, खासकर कटु अनुभव, खासकर जाति को लेकर, धर्म को लेकर और भेदभाव, छुआछूत को लेकर, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक संस्मरण मेरे शिक्षक जीवन, हाँ, शिक्षक कार्यकाल का आए, उसमें खासकर एक आवासीय विद्यालय का, और मैं उसके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक वर्ग विशेष को कैसे जातिवाद के नाम से प्रताड़ित किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, कैसे उपेक्षित किया जाता है, वो चीज़ें आ जाए। तो अब मैंने अभी फिलहाल सोचा है, अभी लिखना तो शुरू नहीं किया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस पर मैं बहुत जल्दी से काम करूँगा। बहुत बढ़िया, और बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ये काम को शुरू कीजिए, और हम लोगों को इंतज़ार रहेगा, तमाम आपके जो पाठक हैं, और मैं भी आपका एक पाठक हूँ, तो हम लोगों को इंतज़ार रहेगा कि वो सामग्री भी आए, और किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जातीय भेदभाव होता है, किस प्रकार से जो माहौल बनाया जाता है ऊंच नीच का, उसकी जानकारी लोगों को मिल सके। अक्सर जो छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं वो ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई भेदभाव नहीं है, कोई असमानता नहीं, ऐसा लोगों में मन में है, लेकिन यहाँ पर भी हो रहा है, ये जानकारी भी लोगों तक जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन जी, आपने समय निकाला हमारे साथ। आभार तो मैं आपका व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में निमंत्रित किया और अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। तो मैं आपके हमारे दर्शकों को भी सादर नमस्कार करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे धैर्य के साथ सुना। नमस्कार। तो फिर से वही धन्यवाद आपको कहूँगा, और धन्यवाद हम आपको
भी कहेंगे कि हमारे जितने सब्सक्राइबर्स हैं वो इस एपिसोड को खास तौर पर बहुत ही ध्यान से देखते हैं। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुँचाएँ और अगले हफ्ते रविवार को हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।